जो इंग्लैंड से पढ़ के आया हो, जिसको सिगार पीना भी आता हो, और जिसको शाम के समय अंग्रेजों की संगत में होकर कोट पैंट पहन के सिगार पीने और अंग्रेजी बोलने का लहजा भी आता हो, और उसी को अगली सुबह बारडोली के किसानों के साथ आप बैठे हुए देखें, बैलगाड़ी में धोती पहने हुए, एकदम गांव के आदमी की तरह, तो आपको समझ में आता है कि एक व्यक्ति के कितने रूप, कितने चेहरे हो सकते हैं। जो सिगरेट पीने का आदी हो किंतु जेल में जाए और जेल का जेलर, अंग्रेज जेलर कहे कि मैं आपके लिए सिगरेट की व्यवस्था कर दूंगा, और वो कहे आपसे सिगरेट लेने से बेहतर है आज के बाद ना ही पीऊं और जिंदगी भर ना पिए उसके बाद। मतलब वो बड़ी बातें तो दुनिया जानती है, लेकिन जो बातें किसी के किरदार को बनाती हैं, असली बातें तो वो हैं। और 1947 में वो घड़ी आती है जो भारत के आज तक के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। 1947 में हम आजाद हुए, वो तो ठीक है आजाद हुए, पर आजाद होना घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है जो कई साल चलता है। और वो कई साल यूं ही नहीं निकलते हैं, उसको निकालने के लिए बहुत बहुत लोगों को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अंग्रेज 1942-43 से ही भड़काने में लगे हैं कि रियासतों के राजाओं की मर्जी है कि भारत का हिस्सा बनना चाहें, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहें या आजाद रहना चाहें। और जो भारत आज आप देख रहे हैं वो भारत ऐसा नहीं था। ये सूरत भी आजाद ना होता अगर पटेल ना होते तो। ये सूरत, इसी सूरत की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये जगह सूरत जिले में आती है नहीं, पर मैं सूरत की बात कर रहा हूं। उस समय के भारत में अंग्रेजों का भारत तो एक हिस्सा था, 50 से 60% समझ लीजिए, जिसको आज हम भारत कहते हैं, उसका मुश्किल से 55 से 60% हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में था। 40% हिस्सा ऐसा था जो रियासतों के पास था, राजाओं के पास था। उन राजाओं को अंग्रेजों ने गारंटी दी हुई थी कि अगर तुम पर किसी ने हमला किया या अंदर से विद्रोह हुआ तो हम बचाएंगे तुम्हें। इसे बोलते प्रोटेक्टरेट, कि तुम हमारे प्रोटेक्टरेट हो, हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन राजा तुम रहोगे, सुरक्षा हम देंगे, इसके बदले हमें इतना पैसा देते रहो तो हम तुम परेशान नहीं करेंगे। और अब अंग्रेज कह रहे हैं कि हम तो छोड़ देंगे, रियासतों का रियासतें खुद जाने। फिर कुछ इलाके फ्रांस के हाथ में थे, पौंडीचेरी जिसको हम कहते हैं आजकल, माहे है, कराईकल है, यनम है, चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये सब फ्रांस के हाथ में था। पुर्तगाल के इलाके थे, आपका पड़ोस का इलाका दमन दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, ये सब पुर्तगाल के पास थे। ये कैसे मिलेंगे भारत को? और रियासतों में से कई रियासतें मन बना चुकी हैं कि हम तो भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे भाई। कुछ भारत के भूगोल में होके कह रहे कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। जूनागढ़ आपका पड़ोस का, हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत, जिसके कुछ हिस्से आजकल तमिलनाडु में है, कुछ हिस्से तेलंगाना में है, कुछ हिस्से कर्नाटक में, कुछ महाराष्ट्र में है। इतनी बड़ी रियासत थी, देश की सबसे बड़ी रियासत। उसका निजाम कह रहा है कि हम तो आजाद रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया कि हम साथ देंगे तुम्हारा। उधर कश्मीर तो बॉर्डर पे है, फिर भी एक संभावना बनती थी कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, भारत का बनेगा। पर हैदराबाद कैसे सोच सकता था? 562 के आसपास रियासतें हैं। उधर केरल में त्रावणकोर की रियासत, कोचीन की रियासत, अलग अलग, वो आजाद होने के मूड में है क्योंकि अंग्रेज कह रहे कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर मटेरियल है तुम्हारी जमीन के नीचे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उनको परमाणु बम बनाने हैं और वो जो उसका रॉ मटेरियल चाहिए वो त्रावणकोर के नीचे दबा हुआ है। इधर राजा को शौक चढ़ गया कि हम तो अलग रहेंगे। जितने राजा उतने शौक। उन सबको मनाना है। नेहरू जी और पटेल जी की तुलना मैं करने से बचता हूं, लेकिन नेहरू जी के आदर्श बड़े सुंदर हैं, पर यथार्थ की जमीन पर कैसे मैनेज करना है उस मामले में पटेल का कोई मुकाबला नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। और महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि यह काम इस देश में एक ही इंसान कर सकता था और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई और कर नहीं सकता था। और इसलिए 1947 में एक मंत्रालय बनाया गया जिसको स्टेट, मतलब रियासती मंत्रालय हिंदी में बोल देते हैं। वो एक एडिशनल मिनिस्ट्री दी गई पटेल को, वीपी मेनन उससे सचिव बने, सेक्रेटरी बने। और इनका काम क्या था? भारत को एक करना है। जो 19वीं सेंचुरी में इटली में मैजिनी, गैरिबाल्डी और कैवूर ने किया था, जो 19वीं सेंचुरी के अंतिम हिस्से में बिस्मार्क ने जर्मनी में किया, जर्मन भाषी लोगों को थोड़ा डेनमार्क से लिया, थोड़ा अलग से लिया, थोड़ा प्रशा से बात करके लिया और किसी तरह से जर्मनी को बना दिया जर्मनी।
ठीक वैसा ही जो 1776 के आसपास जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका के 13 राज्यों को मिलाकर अमेरिका बनाया था, और जब 1861 में अमेरिका के 7 राज्यों ने छोड़ के नया देश बना लिया और अब्राहम लिंकन ने युद्ध लड़के उन 7 राज्यों को वापस अमेरिका का हिस्सा बना के अमेरिका को एक रखने की हिम्मत दिखाई थी। अब भारत के सामने कुछ कुछ वैसी ही ऐतिहासिक चुनौती थी कि यह देश एक बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मैं कल्पना करता हूं कि अगर पटेल ना होते उस समय और मुझे दिल्ली से यहां आना होता तो वीजा लेके आना पड़ता, सूरत का वीजा, और यदि कार से आता तो बीच में 5 वीजा और लगवाने पड़ते। भोपाल का अलग वीजा लगता, सूरत का अलग वीजा लगता, हैदराबाद जाऊं तो वहां का वीजा अलग। इन सब देशों के पास अपनी अपनी सेनाएं होती, पुलिस नहीं, सेनाएं, सबकी अपनी अपनी करेंसी होती, और युद्ध भारत पाकिस्तान में नहीं होता, भारत और भोपाल में हो रहा होता। भारत और हैदराबाद में युद्ध हो गया और सूरत भारत के साथ है, ऐसी खबरें सुन रहे होते हम लोग। मेरे पास भारत का पासपोर्ट होता, आपके पास सूरत का पासपोर्ट होता। अगर वो नौबत नहीं आई है और आप कश्मीर से कन्याकुमारी बेधड़क घूम सकते हैं, तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल विजडम थी ना कि कैसे मनाना है, प्यार से मनाना है, चाबुक भी रखना है साथ में, लेकिन मनाना प्यार से है। अलग अलग राजा को अलग अलग प्रपोजल देके, प्रलोभन देके, डॉक्यूमेंट अलग अलग बना के जोड़ना है। बड़े राजाओं को ये ना लगे कि छोटे राजा के बराबर कैसे मान लिया हमें, तो उनको संविधान में प्रमुख पद राज्य प्रमुख का अलग से बना के देना है, वो सब करना है। और 562 में से 559 में केवल बातचीत से कोई समाधान कर ले, इसको 99.9% रिजल्ट कहते हैं। 562 में 559 को बिना एक भी लाठी मारे समझा देना कि भारत का हिस्सा बन जाओ, और बाकी 3 में से 2 को पता भी ना चले क्या हुआ। जूनागढ़ और हैदराबाद आज तक परेशान हैं। हैदराबाद में क्या हुआ, 1 साल के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद जब पटेल समझ गए कि मामला नहीं सुलझेगा, कहते हैं कि नेहरू जी की भी सहमति लिए बिना, आमतौर पर उनमें सहमति रहती थी हर मामले में, इस मामले में कहते हैं कि थोड़ी तकरार हुई। तकरारें होती थी, होनी भी चाहिए भाई, 2 लोग एकदम एक से सोचेंगे तो फिर 2 क्यों हैं, एक ही काफी है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू है तभी तो 2 लोग हैं। 2 लोग कमरे के अंदर झगड़ा करें, फिर एक बिंदु पर आए, बाहर निकल के वही काम करें। यही होता है इलेक्शन, और यही होती है मंत्रिमंडल की नीति। और सेना को घुसा दिया हैदराबाद के अंदर, 3 दिन का काम था, काम खत्म हुआ। और जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचे नवाब साहब, निजाम साहब, तो पटेल ने कहा नहीं नहीं, सेना नहीं गई थी, पुलिस गई थी, पुलिस एक्शन था भाई। और तब तक हैदराबाद भारत का हिस्सा हो चुका था कि जहां बातचीत से काम नहीं बनेगा वहां लाठी का इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन देश को एक करने का उद्देश्य छोटी मोटी नीतियों से कि हिंसा अहिंसा, ये सेकेंडरी बात है। पहली बात है कि देश एक है तो हम हैं, वरना तो सब बेमानी बातें हैं। जिस लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले गए और जिसको लेके मालदीव बहुत परेशान हो गया, आपको आश्चर्य होगा कि वो आज भारत में क्यों है। इसकी अकेली वजह है कि सरदार पटेल को ध्यान आ गया कि पाकिस्तान की नीयत खराब हो सकती है। उस समय तो लक्षद्वीप, क्योंकि वहां ट्राइबल लोग रहते हैं, उनको ना भारत पता था ना पाकिस्तान पता था। बस ये था कि वो जिस लोकेशन पे है, उस लोकेशन पे अगर पाकिस्तान होता तो भारत के लिए खतरा हमेशा बन जाता। और उसके पास तर्क था कि भाई लक्षद्वीप के 90% से ऊपर लोग, बल्कि 99 के आसपास मुसलमान लोग हैं, तो हमारा होना चाहिए। सरदार पटेल ने भांप लिया कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तुरंत नौसेना को आदेश दिया कि जाके कब्जा करो। सेना गई, तिरंगा झंडा गाड़ा और दूर देखा पाकिस्तान के जहाज आ रहे थे, पर तिरंगा देख के लौट गए। लक्षद्वीप भारत में सिर्फ इसलिए है कि सरदार पटेल को समय रहते ध्यान आ गया था और आदेश देके सेना को भेज दिया था। और जब देश आजाद हुआ, उनका अंतिम कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जब मुझे आमंत्रित किया गया तो मन संचालक करण नाम आपका है ना, करण जी ने कहा कि सिविल सेवाओं में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है और आज एक सिविल सेवक खुद आए हैं तो उस पर बात होनी चाहिए। तो एक अंतिम जिक्र करके, मेरे ख्याल समय हो भी गया होगा ठीक ठाक, तो उसके बाद समाप्त करते हैं। उस समय एक सर्विस चलती थी ICS, आपके जो बड़े बूढ़े लोग हैं, माता पिता हैं, वो जानते होंगे, इंडियन सिविल सर्विस। अंग्रेज लोग चलाते थे, इंग्लैंड में एग्जाम होता था,
ट्रेनिंग इंग्लैंड में, थोड़ी भारत में होती थी, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में भी होती थी ट्रेनिंग, और वो लोग इस पूरे देश को चलाया करते थे। ऐसे ही एक ब्रिटिश सिविल सेवक से पटेल का पहला झगड़ा अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी में संभवतः हुआ था, और उनको समझ में आ गया था कि सिविल सेवाओं को हैंडल किए बिना ये देश चल नहीं पाएगा। नेहरू जी के मन में भी स्पष्ट था कि सिविल सेवक अंग्रेजों का वेतन लेते हैं और ये भारत के नहीं है। जो अंग्रेज हैं वो तो हैं ही, जो भारत के लोग सिविल सेवक हैं वो भी भारतीय नहीं है, दिमाग से अंग्रेज लोग हैं। उनको देश से मतलब नहीं है, वो अंग्रेजों की तरफ से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के खिलाफ खड़े हुए थे। यही बात पुलिस के लिए थी, जिसको आज आईपीएस बोलते हैं, उस समय उसको आईपी बोलते थे, इंडियन पुलिस। आजादी जैसे जैसे पास आ रही थी, सारे कांग्रेस के नेता, नेहरू जी खास तौर पर, इस आईसीएस और कुछ हद तक आईपी को लेकर बहुत नेगेटिव मानसिकता से भरे हुए थे कि ये लोग देश को चला नहीं पाएंगे, इनको हटाना बहुत जरूरी है। शुरू में पटेल भी ऐसा सोचते थे, विशेष रूप से गोरे सिविल सेवकों को लेकर जो विदेश से आए थे। पर मैंने कहा ना कि पटेल के अंदर एक खास बुद्धि थी जो यथार्थ समस्याओं का यथार्थ समाधान ढूंढ पाती थी। हवाई बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाके चीज को हैंडल करना, समाधान करना, उसके लिए अलग स्किल्स चाहिए होती। पटेल होम मिनिस्टर थे, देश संभालना उनको था। पाकिस्तान बनने का फैसला हो गया था, बहुत सारे मुसलमान यहां से पाकिस्तान जा रहे हैं, बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। ये वेस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है। ईस्ट पाकिस्तान जिस वक्त बांग्लादेश कहते हैं उसमें भी हो रहा है। और बार बार उस समय तो खबरें जानने का बहुत कम साधन थे, और ऐसी अफवाहें बार बार उड़ रही हैं कि यहाँ इतने मुसलमान मार दिए गए, यहाँ इतने हिंदू मार दिए गए, और एक अफवाह उड़ते ही दंगा शुरू होता था, हजारों लोग मर जाते थे क्योंकि अफवाह उड़ गई है। उन अफवाहों के बीच में देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखना, भारत के मुसलमानों को, सिखों को, यहूदियों को, पारसियों को, जैनों को ये विश्वास दिलाना कि आप भारत में सुरक्षित हैं, ये होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। और होम मिनिस्टर ये कैसे करेगा? जब तक उसके पास ऐसे प्रशासक ना हो जिनको एक जिला संभालना आता हो, एक राज्य संभालना आता हो, जिन्होंने पिछले 20-30 साल तक यही काम किया हो। 40% के आसपास सिविल सेवक उस समय जा चुके हैं वापस इंग्लैंड, आधे सिविल सेवक बचे हुए हैं। जो एक जिला संभाल सकता है वो 3-3 जिलों का इलाका संभाल रहा है, और ऊपर से रोज कांग्रेस की गालियां खा रहा है कि ये देशद्रोही लोग हैं। और पटेल साफ साफ देख रहे हैं कि अगर ये लोग हट गए, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोगों से कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस से स्वयं सेवक जिले चला लेंगे तो चलवा के देख लीजिए, एक तो चलवा के देखिए पहले। ये मजाक नहीं है प्रशासन चलाना। जिनको 20-30 साल का अनुभव है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, और आप चलवाएंगे इन स्वयं सेवकों से। संविधान सभा की बैठक चल रही है, ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस आईपीएस पर बात चल रही है। 9 सर्विसेज में से 7 को हटाने की सहमति बन चुकी है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब यह होता है वो सर्विस जो केंद्र सिलेक्शन करता है और राज्यों में लोग काम करते हैं। जो बात पटेल ने कही थी, मैं भी आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान एक देश नहीं बचा है, वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। कुछ भरोसा नहीं कि बलूचिस्तान भी हो जाए। युगोस्लाविया के 6 देश बन चुके हैं, चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े हो चुके हैं, यूएसएसआर के 15 हिस्से हो चुके हैं, और ये सब कुछ पिछले 50 से 100 साल में हुआ है। भारत एक ही है अब तक। जो सिक्किम भारत में नहीं था वो सिक्किम भारत में आ गया है, उसमें इंदिरा गांधी की बड़ी भूमिका थी, उनका सम्मान करना चाहिए हमें। नागालैंड आजादी के समय से ही भारत से अलग होने का प्रयास कर रहा था, नाराज था, आज तक भारत में बना हुआ है। मेघालय में, मिजोरम में बहुत विवाद हुए, पर भारत में है। केरल, तमिलनाडु में भी कभी कभी छोटे मोटे विवाद हुए, पर भारत में ही है। और इन सबके भारत में होने के पीछे ना कोई नारा काम करता है, ना बड़ी बड़ी बातें काम आती हैं। जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, और बाद में एक आईएफएस बनी जिसको हम फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा कहते हैं। क्यों?
क्योंकि आपको सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस का अंतर शायद ना पता हो। सेंट्रल सर्विस केंद्र की सेवा है, केंद्र के काम, केंद्र के लोग केंद्र का ही काम करेंगे। राज्य की सेवा, स्टेट सर्विस, स्टेट की सर्विस है। राज्य सिलेक्शन करेगा, राज्य ट्रेनिंग देगा, राज्य नौकरी पर रहेगा, ट्रांसफर करेगा, पोस्टिंग करेगा, रिटायरमेंट होगी, पेंशन देगा, सब कुछ राज्य करेगा। राज्य चाहते थे कि केंद्र के लोग हम पे दखल ना दें। पटेल देख पा रहे थे कि अगर केंद्र का कंट्रोल नहीं हुआ तो ये राज्य भारत में रहेंगे ही नहीं, और उन्होंने दुनिया का सबसे अनूठा कॉन्सेप्ट दिया, ऑल इंडिया सर्विस, जो दुनिया के किसी और देश में नहीं है, केवल भारत में है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? आईएएस और आईपीएस। पहले 9 सर्विसेज से 7 तो चलेगी, 2 बची। आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन केंद्र करेगा, ट्रेनिंग केंद्र करवाएगा, मसूरी और हैदराबाद में। उनकी पोस्टिंग राज्य में होगी। हर राज्य में 2/3 आईएएस और आईपीएस अन्य राज्यों के होंगे, उस राज्य के नहीं होंगे। किसी भी राज्य में 1/3 से ज्यादा होम कार्डर के लोग नहीं हो सकते हैं, 2/3 बाहर के ही होंगे। और किसी भी राज्य के प्रशासन के सारे ऊंचे पद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिसको आप डीसी कहते होंगे, या जो भी नाम है, कलेक्टर चलता होगा, जो भी चलता होगा, कहीं डीएम बोलते हैं, कहीं कलेक्टर बोलते हैं, कहीं डीसी बोलते हैं, बात है कि जिले का हेड जो होता है, जिले का हेड, जिले का पुलिस का हेड एसपी, और उनसे ऊपर के प्रशासन और पुलिस के सारे पद केवल आईएएस और आईपीएस के पास होते हैं, लगभग 90% से ऊपर। अगर भारत एक है तो इसलिए है कि चाहे नागालैंड हो, मैं किसी राज्य के बारे में गलत नहीं बोलना चाह रहा हूं, सारे राज्य भारत के उतने ही हिस्से हैं जितने हम लोग हैं, पर जहां जहां आंदोलन हुए, मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे कोई भी राज्य हो, उस राज्य के प्रशासन के और पुलिस के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हर 3 में से 2 अन्य राज्यों के लोग हैं। और उनके होते हुए उस राज्य के नेता बहक भी जाएं तो भी प्रशासन देश के हित में रहता है। और अगर इतनी गहरी सोच उस समय पटेल ना लाते, हालांकि ये सोच कुछ मात्रा में पहले से आ रही थी, अंग्रेज भी ला रहे थे, लेकिन संविधान सभा अड़ी हुई थी कि आईसीएस को नहीं चलने देना है। ऑल इंडिया सर्विस को लेकर राज्य अड़े हुए थे कि हम केंद्र का नियंत्रण अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। संविधान सभा में पटेल साहब के भाषण से पहले तक माहौल ये था कि नहीं चलेगा। और अक्टूबर 1947 की मेरे ख्याल से बात है, नहीं 48 की शायद बात है, अगर आपने सरदार पटेल की वो स्पीच नहीं पढ़ी है तो संविधान सभा की बहसों में से ढूंढ के पढ़ी है। उनकी स्पीच थी और उसके बाद इस संविधान का अनुच्छेद 312 और 314 संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पास किए, और पास कर दिए तो आज तक हम हैं, नहीं तो आज मैं वीजा लेके यहां पर आता। मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त बात अपनी तरफ से कर ली है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा, फिर से धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब का, इतने सुंदर माहौल में आपने मुझे बुलाया। मेरे आने से आपको कितना लाभ हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए ये दिन अपने जीवन के सबसे पवित्र दिनों में से एक है और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।